गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लांट लेआउट। अगर हम प्लांट की बात करें तो दोस्तों प्लांट क्या होता है? प्लांट एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोडक्ट बनाया जाता है और प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैसिलिटीज दैट मीन्स मशीनें, रॉ मटेरियल वगैरह लाए जाते हैं। तो हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम सबसे पहले प्लांट बनाया कहाँ जाएगा। प्लांट मैंने बता दिया कि क्या होता है। तो प्लांट लोकेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि ये आज के लिए नहीं, वो लंबे टाइम के लिए एक डिसीजन बन जाता है। प्लांट लोकेशन रेफर्स टू द चॉइस ऑफ रीजन एंड सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और फैक्ट्री। एक रीजन दैट मीन्स हो सकता है हम अंबाला में या पंचकुला में करें या किसी इंडस्ट्रियल सिटी में करें, और वहां पे ही कोई एरिया, एक पर्टिकुलर साइट है, एक ऐसा पर्टिकुलर प्लॉट है जो लिया जाए। तो चॉइस हम कैसे करते हैं? जैसे कि हम नॉर्मल घर लेते वक्त भी ध्यान रखते हैं कि कॉस्ट भी हो और बेनिफिट्स भी, कि आने जाने की भी थोड़ी फैसिलिटी हो। तो इट इज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस टेकन। एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो वो दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स नीचे लिखे हैं। फर्स्ट इज नियरनेस टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वहां आसपास सप्लाई होता हो तो वो वाली प्लांट लोकेशन लेनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जहां पे लेबर नजदीक हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हो, आने जाने के लिए सुविधा हो, चाहे वो बस की हो, ट्रक की हो, ट्रेन की हो, या इवन हो सकता है हवाई जहाज का, या फिर उसकी कनेक्टिविटी ऐसी हो कि पानी के रास्ते से भी वहां पे सामान पहुंचाया जाता है। एजुकेशन लीव्स की उसके आसपास एजुकेशन के हब होने चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग करवानी है या वहां से एजुकेटेड लेबर लेनी है तो उसके लिए भी होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर भी होना चाहिए, ये हम जानते ही हैं। तो बेस्ट लोकेशन के लिए मार्केट एंड रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल एंड वाटर, रॉ मटेरियल, टैक्सेशन, जहां पे टैक्स कम लगता हो, अगर वो वाली साइट चूज कर ली जाए तो वो हमारे लिए लंबे टर्म के लिए बहुत अच्छा डिसीजन होता है। लेबर लॉज जहां थोड़े आसान हो, लैंड सस्ती मिलती हो, क्लाइमेट ऐसा हो जो उस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो। कई बार ऐसा होता है कि हम फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वहां पे क्लाइमेट सूट नहीं करता। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस क्यों है? द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हमारा एंटरप्राइज शुरू करने का, एंटरप्रेन्योर बनने का यही है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अगर प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा? कि लेबर सस्ती हो, जमीन सस्ती हो, आसपास ही सब कुछ हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाए तो वो हमें प्रॉफिट दे के जाएगा। तो इट इज अचीव्ड इधर बाय सेल्स वैल्यू हम बढ़ा दें, या फिर दूसरा काम है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दें। सो चॉइस ऑफ लोकेशन is very important for any new enterprise for its success. Choice of location बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली, तभी पॉसिबल है कि अगर एंटरप्राइज ऐसी जगह पे लोकेटेड हो जहां पे सारी चीजें, जितने भी प्रोडक्शन की चीजें हैं, वो इकोनॉमी में काम करे विद रिस्पेक्ट टू इनपुट फैक्टर्स। जितने भी इनपुट फैक्टर्स हैं उसके सारे काम प्रोडक्शन में हो। अब दो जगह हो सकते हैं, अर्बन में भी और रूरल में। अर्बन मीन्स शहरी एरिया और रूरल मीन्स जो गांव का एरिया है। अब इसके कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। कंपेयर अगर करें तो लेबर अवेलेबिलिटी शहर में हर तरह की मिल जाती है, डाइवर्सिफाइड टाइप की, लेकिन गांव में हमें डिफिकल्ट मिल जाता है, स्किल्ड लेबर डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। लोकल डिमांड शहरों में बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन गांव में मार्केट प्लेसेस बहुत दूर होती हैं, फार अवे होती हैं, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की भी कॉस्ट बढ़ जाती है। शहरों में गुड ट्रांसपोर्टेशन मिलती है, गांव में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कम है। अलाइंड इंडस्ट्री मीन्स उससे मिलती जुलती इंडस्ट्री, जहां पे सामान मिल जाए, वहां नजदीकियां, प्रॉक्सिमिटी कम ज्यादा होती है शहर में। गांव में थोड़ी प्रॉक्सिमिटी उसकी कम होती है। नब शहर में सफिशिएंट लैंड नहीं। अब देखो ये नेगेटिव पॉइंट आ गया, सफिशिएंट लैंड इज नॉट अवेलेबल इवन एट हायर रेट। गांव में हमें खूब जमीन मिल जाती है सस्ते रेट पे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, शहरों में रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2 मंजिल नहीं बना सकते, 3 मंजिल नहीं बना सकते, या इतना करना है। गांव में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होती है।
प्रॉम्प्ट पोस्टल एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज मिल जाती हैं, बहुत तेजी से मिल जाती हैं। गांव में थोड़ी टेलीफोन की या पोस्टल, आजकल वैसे गांव में पहुंच रहे हैं लेकिन कई जगह पे नहीं होती है। टैक्स रेट शहरों में ज्यादा होते हैं, गांव में टैक्स रेट कम होते हैं। लेबर कॉस्ट ज्यादा है शहरों में, गांव में क्योंकि रहने की सुविधा सस्ते में मिल जाती है इसलिए वहां पे कम होती है। बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटी शहरों में मिल जाती है, गांव में थोड़ी कम होती है। सो प्लांट लेआउट क्या है? प्लांट लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस फैसिलिटीज। कौन सी फैसिलिटीज? वो जो मैंने बताया था कि कौन कौन सी प्लांट लेआउट मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे कैसे अरेंज करना है उसको। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस फैसिलिटीज सच एज इक्विपमेंट, मशीन, मटेरियल, मैन पावर। इक्विपमेंट कहाँ रखना है, मशीन कहाँ रखनी है, मटेरियल, मैन पावर कहाँ कहाँ खड़ी होगी, लाइक दैट। एंड सर्विसेज, और सर्विसेज में जैसे पानी है, वॉशरूम है या लिफ्ट वगैरह है, वो कहाँ कहाँ पे रखनी है, दैट इज प्लांट लेआउट। जो हम जैसे नक्शा बनाते हैं, दैट इज प्लांट लेआउट। कुछ कंसिडरेशन क्या है वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आर सब्जेक्ट टू मेजर चेंजेस इन प्रोडक्ट मिक्स। अगर हमारा प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है, कभी हम कार बना रहे हैं, कार भी बन रही है, वहीं पे मोटरसाइकिल भी बन रही है, तो जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं बार बार बैच प्रोडक्शन में। फिर कई बार ऑर्डर टाइप है, तो ऑर्डर टाइप आ रहे हैं, ऑर्डर टाइप, तो वहां पे प्रोडक्ट लेआउट वो हमारे चेंज हो जाते हैं। और अगर हमारे बैच वर्क चेंजेस होते हैं, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बैच वर्क बार बार चेंज होता है कि आज हम कारें बना रहे हैं, 800 मारुति बना रहे हैं, फिर उसके बाद स्विफ्ट बना रहे हैं, बार बार चेंज हो रहा है, तो एक जनरल फॉर्म ऑफ प्रोसेस लेआउट ज्यादा ठीक रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट लेआउट की हमेशा डिजायरेबल है। हम चाहते हैं कि आज प्लांट लेआउट ऐसा है, तो कल अगर हमें थोड़ा चेंज करना पड़े तो ज्यादा महंगा ना हो, एक्सपेंसिव ना हो और डिस्ट्रप्टिव ना हो, ऐसा ना हो कि उसको तोड़ फोड़ करनी पड़े। तो इस तरह का हमारे पास होना चाहिए। तो प्लांट लेआउट की नेसेसिटी कब पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है? जब हम नया प्लांट बना रहे हो, सेटिंग ऑफ ए न्यू प्लांट, चेंज इन डिजाइन, कोई मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस चेंज हुआ है, कोई प्रोडक्ट का डिजाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसके प्लांट लेआउट का भी डिजाइन चेंज हो जाता है। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को बड़ा कर रहे हैं या किसी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को रीलोकेट, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने हैं। एडिशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट आ रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसी फैसिलिटी के अंदर अंदर, उसी मशीनों के अंदर अंदर एक नया प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। या फिर हम कोई पुरानी मशीनरी है जो पुरानी खत्म हो गई है, उसको मॉडर्न और मोर एफिशिएंट मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्लांट लेआउट को चेंज होता है। तो यही इसके ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। मैंने बताया कि मेन काम तो यही है कि सबसे मिनिमम कॉस्ट हो किसी तरह की भी। अब इसके 11 पॉइंट हमने बनाया। इट रिड्यूसेस द पार्ट इन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, कि मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग हो, जितनी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, बिकॉज इट इज अनप्रोडक्टिव टाइम, वहां पे प्रोडक्टिव नहीं होती, तो इसलिए कम से कम मटेरियल हैंडलिंग हो, सब चीजें नजदीक नजदीक हो, वो ज्यादा है। सेफ्टी हो, एक्सीडेंट होंगे तो वर्कर्स खराब होंगे, मशीनें भी खराब होंगी और मटेरियल भी खराब होगा, तो इसलिए सेफ्टी बेस्ट होनी चाहिए। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन टू ऑल कंसर्न, सभी लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाइड होने चाहिए। इन्वेंट्री कम से कम हो, इन्वेंट्री मीन स्टॉक सबसे कम हो। मैन्युफैक्चरिंग टाइम बहुत कम लगना चाहिए। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन ऐसा हो, लेआउट के दूर बैठा एक आदमी 10 मशीनों को एकदम से देख रहा हो तो कंट्रोल हो जाता है। अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। इंक्रीज आउटपुट ऑफ ऑपरेटर, और उसकी थकान को कम करना चाहिए, ऑपरेटर की आउटपुट बढ़नी चाहिए और उसकी थकान कम होनी चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा होनी चाहिए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस प्रोडक्शन डिलेज, प्रोडक्शन की डिलेज नहीं आनी चाहिए। अब कुछ प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, 6 प्रिंसिपल है हमारे, तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन मीन्स कि हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जी, ये स्कूटरों वाला डिपार्टमेंट है, उसकी डेवलपमेंट अलग चल रही है, कार वाला सेक्शन अलग से चल रहा है, पेंटिंग वाला अलग सेक्शन है। हमारे दिमाग में ओवरऑल इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि कैसे ओवरऑल डेवलप हो, एक डिपार्टमेंट को घटा के दूसरे को बढ़ा दें, दैट मीन्स पूरे दिमाग में पूरा एक मेजर खाका होना चाहिए। मिनिमम मूवमेंट की प्रिंसिपल, मिनिमम मूवमेंट की कि मटेरियल मिनिमम हो, मूवमेंट
आदमी की, वर्कर की भी मिनिमम मूवमेंट हो, मशीन की भी मिनिमम मूवमेंट हो, ये उसका प्रिंसिपल है, तो प्लांट लेआउट अच्छा माना जाता है। स्मूथ एंड कंटिन्यूस फ्लो, एक साइड से मटेरियल आए और दूसरी साइड में बाहर कंपनी से बाहर या प्रोडक्शन फ्लोर से बाहर निकल जाए तो उसको स्मूथ फ्लो कहते हैं। अगर वो इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है फिर इधर जा रहा है तो दैट मींस अननेसेसरी मटेरियल हैंडलिंग हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन मींस कि हॉरिजॉन्टल स्पेस तो वो ले ही रहा है, वर्टिकल स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास शहरों में जमीन कम होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फ्लैट बना लेते हैं। तो इसी तरह प्लांट लेआउट भी ये कहता है कि क्यूबिक स्पेस, अगर तुम्हारे पास नीचे जमीन कम है तो ऊपर की तरफ स्पेस को यूटिलाइजेशन करो। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन, ये सबसे जरूरी है कि सारे सामान, वर्कर, मशीन्स और रॉ मटेरियल, इनकी सेफ्टी रहनी चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आज अगर हमें 100 मीटर की रिक्वायरमेंट है तो फ्लेक्सिबिलिटी मींस कि कल उसका प्रोडक्ट चेंज होए तो 100 की बजाय 150 की भी जगह मुझे मिल जानी चाहिए। ये अच्छे प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला लेआउट देखते हैं, प्रोडक्ट लेआउट, एन अरेंजमेंट और ए मैकेनिज्म ऑन वेरियस मशीन रन टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट इन ए प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर। अब देखिए क्या है, यहाँ पे मशीनें ऐसी लगी हुई हैं या कुछ काम ऐसा हो रहा है कि एक ऑर्डर में लगातार प्रोडक्ट के हिसाब से मशीनें या वर्कर वहां पे खड़े होते हैं। तो हम मशीनों को उसी तरह से अरेंज कर देते हैं, पहले ड्रिलिंग मशीन फिर मिलिंग मशीन, लाइक दैट, कुछ इस तरह से हम उनको लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक लेआउट का लाइन डायग्राम बनाया है, दो लेथ लगी हुई हैं, यहाँ से प्रोडक्ट चलेगा, फिर ड्रिल मशीन पे जाएगा, फिर मिल पे जाएगा, ड्रिल पे जाएगा, ग्राइंडर पे जाएगा और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। तो स्टार्टिंग लेथ से होगी, लेथ के बाद एक ड्रिल होगा, फिर मिल होगा, ड्रिल होगा और ग्राइंडर के बाद वो बाहर निकल जाएगा। प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस लेआउट फोकस करता है प्रोसेस के ऊपर। इट डिजाइन्ड फॉर द फ्लोर प्लान ऑफ ए प्लांट which aims to improve efficiency by arranging equipment according to its function। इसको फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट था उसको लाइन लेआउट भी कहते हैं क्योंकि वो उसमें लाइन चलते हैं। ये जो प्रोसेस वाला है इसको फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने अपनी वर्कशॉप में देखा होगा कि इक्विपमेंट जो है उसकी फंक्शन के हिसाब से ग्रुपिंग हो जाती है। एक टर्निंग वर्कशॉप है, एक ड्रिलिंग वर्कशॉप है, एक वेल्डिंग वर्कशॉप है, लाइक दैट, उस तरह से है। तो वर्कर को ये हो जाता है कि कई बार लाइन लेआउट में क्या होता है कि एक मशीन खाली पड़ी हुई है और क्योंकि वहां का प्रोडक्ट आगे निकल गया है, लेकिन उसको यूज किया जा सकता है। अगर कोई दूसरा पार्ट बनने के लिए किसी दूसरे वर्कर को जरूरत है तो वो आके उसको यूज कर सकता है। तो प्रोसेस लेआउट में यही होता है कि वेल्डिंग में 10 वेल्डिंग सेट पड़े हुए हैं, टर्निंग की मशीनें पड़ी हुई हैं, लेथ, तो जो भी वर्कर आता है उसको एक मशीन खाली मिलती है, वो वहां पे काम करके बाहर निकल जाता है। तो फंक्शनल लेआउट मींस एक जनरलाइज टाइप का लेआउट हो जाता है। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे कोई मशीन फ्री होती है कोई भी वर्कर आके उसको यूज कर जाता है। अब जैसे ये ऊपर वाला प्रोडक्ट है, वेल्डिंग के बाद हो सकता है हीट ट्रीटमेंट में जाए और सीधा बाहर निकल जाए, तो दैट मीन्स उसको टर्निंग की जरूरत नहीं है। हो सकता है दूसरे वाले को फॉर्मिंग की जरूरत पड़े, ये वाले को फॉर्मिंग की जरूरत पड़े, फॉर्मिंग के बाद टर्निंग में आए, टर्निंग के बाद हीट ट्रीटमेंट में, हीट ट्रीटमेंट के बाद फिर यहाँ पे आए, तो उस तरह से वो यूज कर सकते हैं। तीसरा है ग्रुप टेक्नोलॉजी। आपने पिछले सेमेस्टर में सीएनसी में पढ़ा होगा ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। इसमें प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट दोनों की एफिशिएंसीज को जोड़ दिया गया है। ग्रुप लेआउट मींस ऐसी मशीनों को ग्रुप कर दिया जाता है जो एक तरह का काम कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद प्रोडक्ट को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको लाइन में भी लगा देते हैं सो दैट कि एक जगह से दूसरी जगह भी जाया जा सके। ग्रुप मीन्स अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू हमारे मशीनिंग ऑपरेशंस है, उसके हिसाब से उनको ग्रुप कर दिया जाता है। देन फोर्थ या थर्ड जिसको कहते हैं मेजर, दैट इज फिक्स पोजीशन लेआउट। इट लेट्स द प्रोडक्ट स्टे इन वन प्लेस। अब जैसे बड़ा कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि वो हवाई जहाज है या आपकी शिप है, तो इनके लिए क्या होता है कि ये जहाज को मूवमेंट नहीं दी जाती है, जहाज तो वहीं खड़ा रहता है, बट वर्कर्स एंड मशीनरी मूव टू इट्स एज नीडेड। जहां पे भी अब लेथ की जरूरत है तो वर्कपीस के पास, जहाज के पास चला जाएगा, ड्रिल मशीन की जरूरत है वो चला जाएगा, वर्कर भी चला जाएगा,
और इस तरह से असेंबली करनी है, वो भी कोई छोटे छोटे पीस वहां पे ले आके उसको असेंबल करते रहते हैं। ट्रेन है, ट्रेन में भी ऐसे करते हैं। कोई ऑटोमोबाइल है तो बड़ा ऑटोमोबाइल है, ट्रक, उसके लिए भी यही करते हैं, फिक्स पोजीशन लेआउट। कंबाइंड लेआउट में क्या होता है, जहां पे हम इन्हीं का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस और फिक्स पोजीशन, इनका कॉम्बिनेशन कहीं यूज करते हैं तो उसको हम कंबाइंड लेआउट कहते हैं। जहां पे एक ही आइटम कई तरह के टाइप्स में बनाई जा रही है, एक छोटा जहाज बनाया जा रहा है, बड़ा जहाज बनाया जा रहा है, तो वहां पे कंबाइंड लेआउट यूज किया जा सकता है। प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट का डिफरेंस पेपर्स में आ जाता है, एक दो मैं बता देता हूं। ए सीक्वेंस ऑफ फैसिलिटीज बनाई जाती हैं प्रोडक्ट में, यहाँ पे फैसिलिटीज ग्रुप कर दी जाती हैं, सीक्वेंस में ही होता है। स्टैंडर्डाइज स्टेबल रेट ऑफ आउटपुट, हम एक बार आउटपुट बना देते हैं कि 5 मिनट में एक प्रोडक्ट निकलेगा, तो वो ही निकलता रहता है। यहाँ पे कई सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैंने दिखाया था आपको कि 3 तरह के प्रोडक्ट उसमें निकल सकते हैं कॉमन ऑपरेशन लेते हुए। हाई वॉल्यूम, फ्यू प्रोडक्ट, कम प्रोडक्ट्स की हाई वॉल्यूम होती है। हाई वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी प्रोसेस लेआउट में होती है। स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको लाइन प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट लेआउट को लाइन भी कहते हैं। वेरिएबल फ्लो होता है प्रोसेस लेआउट में, तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन सेंटर इज सिंपल, लेस फ्लेक्सिबल। प्रोडक्ट लेआउट, अगर मान लो प्रोडक्ट कल चेंज होता है तो वो उसको तोड़ना ही पड़ता है, मशीनों को हटाना पड़ता है। स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत बेकार होती है प्रोडक्ट में, और फिक्स कॉस्ट और लो वेरिएबल कॉस्ट होती है। ब्रेक डाउन इन एनी मशीन, अगर एक मशीन रुक जाती है तो पूरी प्रोडक्शन लाइन को रोकना पड़ता है। आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा कि एक मशीन रुक गई है तो पूरी लाइन को रोकना पड़ता है। प्रोसेस लेआउट में इसी के ऑपोजिट कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। प्रोसेस लेआउट ज्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन है, क्योंकि कई मशीनें उसमें ऐसा होता है कि नहीं भी यूज हो रही हैं लेकिन हमें रखनी पड़ती हैं। लेकिन प्रोसेस लेआउट इट कैन टॉलरेट ब्रेकडाउन। तो नेक्स्ट इज पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स। अब मशीन्स लेआउट में पोजीशन करनी है, इसको हम डिटेल में भी आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे पोजीशन करते हैं जब हम उसकी इरेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पोजीशनिंग क्या है, इट नीड्स स्पेशल केयर, स्किल एंड एफिशिएंट टीम वर्क। होता क्या है, हमारे दिमाग में रहता है कि मशीनों को पोजीशनिंग करने के लिए हम एक दिमाग लगा लिया, लेकिन उसके लिए पोजीशन करने के लिए एक इक्विपमेंट लेना पड़ता है। लेकिन वो वाला इट इज यूज टू हैंडल मटेरियल एट ए सिंगल लोकेशन, जो इक्विपमेंट होता है, सो दैट मटेरियल इज इन करेक्ट पोजीशन। उसी जगह पे हमें ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट करने, हैंडलिंग, मशीनिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज वहीं पे ही करना है। तो पोजीशनिंग इक्विपमेंट हमारा स्पेशल टाइप के होते हैं। Unlike transport equipment, positioning equipment is usually used for handling at a single workplace. मैंने बताया कि एक ही जगह पे यूज होता है। Now next topic is, last topic is grouping of machines. Grouping of machines means कि हम मशीनों को ग्रुप कैसे करते हैं। कुछ लेआउट हमने पढ़ लिए, ग्रुपिंग कैसे करते हैं। वर्क स्टेशन एक बना देते हैं, वो क्यों बनाया जाता है, जो हमने एक लाइन लेआउट का हमने एक एक्सटेंडेड पढ़ा था, प्रोडक्ट लेआउट का या प्रोसेस लेआउट का, जिसमें कि हम ग्रुप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं। वर्क स्टेशन में भी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट प्रोडक्शन यूनिट। एक वर्क स्टेशन छोटा बनाया जाता है जहां पे एक वर्कर हो सकता है 10 मशीनों को अपनी ऑपरेट कर रहा हो। एक ड्रिलिंग मशीन, एक मिलिंग मशीन, एक लेथ मशीन पड़ी हो, वो अपने काम के लिए एक प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकता है। इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट प्रोडक्शन यूनिट, छोटा सा यूनिट, एक ही कमरे में हो सकता है 10 वर्क स्टेशन हो। और द फ्लोर स्पेस वेयर एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज गोइंग ऑन ऑक्युपाइड ईदर बाय द मशीन और वर्कर्स और ग्रुप ऑफ बोथ। कि 2 वर्कर हैं, वो 2 मशीनों को ऑक्युपाई कर रहे हैं, 3 मशीनों को कर रहे हैं, या फिर एक मशीन को 3 वर्कर भी ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो लाइक दैट ग्रुपिंग करते हैं हमने। The following item may provide checklist by determining the design of workstation. अब design of workstation अलग से क्वेश्चन आ जाता है। Extra floor is for the prime mover applied externally such as motor. अगर 3-4 मशीनों को चलाने के लिए एक प्राइम मूवर, एक मोटर बड़ी वाली अलग से लगी हुई है, तो उसका एक छोटा सा स्लैब अलग से बना देना चाहिए। स्लैब मींस फ्लोर जो है वो बना देना चाहिए। क्लियरेंस स्पेस फॉर टूल रैक एंड गेज एटसेट्रा। जो टूल रैक और गेज वगैरह हैं उनके लिए क्लियरेंस स्पेस हमें देनी चाहिए, सो दैट कि वो एक दूसरे के साथ ना चेंज हो, आपस में एक्सचेंज ना हो, और ना ही वो
कहीं मशीन के अंदर रख के गायब हो जाए, कि हमने रख दिया और उसके बाद ढूंढते रहेंगे कि पेचकस कहाँ गया, लाइक दैट। रूम फॉर एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्पस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर हम मशीन को रख रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी सी स्पेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, ऐसा ना हो कि अगर हमें रिपेयर और मेंटेनेंस करनी पड़े तो मशीन को पूरा सरकाना पड़े, उसके लिए थोड़ी सी जगह देना पड़े। सफिशिएंट स्पेस फॉर ट्रक्स टू डिलीवर मटेरियल इन स्किड्स और पैलेट्स एटसेट्रा। तो कुछ जैसे वो हमारे ट्रक आते हैं, उनको अगर हमें स्किड और पैलेट में सामान देना है तो उनके निकलने के लिए भी रास्ता होना चाहिए। So that is all for today. Thank you very much.